तो यही 4 आदमी बना के लाए हैं। कौन कौन बनाए, फिर से थोड़ा खड़े होइए तो। आप लोग, आप चारों को कोई प्रॉब्लम है? 59। बैठ जाइए, आप चारों के अकॉर्डिंग ही चला जाएगा। जो बनाएंगे बस उनके अकॉर्डिंग चला जाएगा, जो बनाए ही नहीं उनके अकॉर्डिंग क्या चलना। आप लोग पागलपंथी करते हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आपके पीछे कौन पागल होगा बिना मतलब का। क्वेश्चन नंबर 59 है, ए सॉल्यूशन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। देखिए, इस एक लाइन का मतलब केमिस्ट्री में सिर्फ एक न्यूमेरिकल से नहीं है, ये बातें बहुत बार आएंगे और आप इसको समझिए। जब भी किसी सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स इक्वल हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो ऐसी स्थिति में दोनों का मोल फ्रैक्शन भी इक्वल होता है और ये वैल्यू 0.5 0.5 होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन में दो चीज है, एक है ए और दूसरा है बी। यदि इसका एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो इसका भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं, वही तो ही ना इक्वल मॉलिक्यूल होगा। यदि हम इसका 10 लेते हैं तो इसका भी 10 लेते हैं। यदि हम इसका 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो इसका भी कितना लेना पड़ेगा? 6.022 इंटू 10 to the power 23। 6.022 इंटू 10 to the power 23, यह भी एक मोल होगा, और 6.022 इंटू 10 to the power 23, यह भी एक मोल होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हों तो वैसी स्थिति में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होगा? यदि ये एक मोल तो ये भी एक मोल, यदि ये 4 मोल तो ये भी 4 मोल। तो कुछ भी अपने मन से मान लीजिए कि दोनों का मोल, मान लीजिए कि ये का मोल 2 है तो निश्चित है कि दूसरे का मोल भी 2 होगा। इसका मोल आप यदि x मानते हैं तो इसका मोल भी x होगा। तो आप इस तरह से मान के चल सकते हैं, मान सकते हैं कि लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू x, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू x ऑल्सो, देन टोटल मोल x प्लस x टू x। आप यदि A का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो ऐसी स्थिति में जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसके मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे रखेंगे। तो एक एक हो जाएगा x/2x, दूसरा भी तो हो जाएगा x/2x। एक्स एक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2 1/2, हाफ हाफ, 0.5 0.5 ही ना आ जाए। तो कैलकुलेशन ये यदि लिख के प्रॉपर वे में बनाना चाहते हो कि हम पूरा भाषा में लिखें, तो वैसी स्थिति में तुमको लिखना पड़ेगा ये। जैसे आप मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स ऑल्सो, देन टोटल मोल इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स यानी 2x। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लीजिए, x/2x x/2x 1/2 यानी 5 0.5 आ जाए। अदरवाइज यदि आप इसको इतना लंबा चौड़ा बनाना नहीं चाहते हैं, आप डायरेक्ट उसको लिख दीजिए। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया तो समझ लीजिए मोल फ्रैक्शन इक्वल है। और मोल फ्रैक्शन यदि इक्वल है और केवल दो ही कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में, तो वैसी स्थिति में मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना। तो इक्वल कीजिए, हाफ हाफ करना पड़ेगा। 0.5 करेंगे तब ना दोनों का सम 1 होगा। तो वैसी स्थिति में आप मान लीजिए 0.5 मानिएगा, कौन सी होबे करेगा, मानना क्या। क्वेश्चन कहता है कि सॉल्यूशन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। बेंजीन को आप बी से इंडिकेट कीजिए तो एक्स भी आपको दे दिया 0.5, और टोल्यूइन यानी एक्स टी आपको दे दिया 0.5। जो भी कंपोनेंट है उसका फर्स्ट लेटर आप कंसीडर कर लीजिए, तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। आगे क्वेश्चन कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन आर 95.1 एंड 28.4 mm ऑफ Hg। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन आर इतना एंड इतना। बताइए ये किसका वैल्यू दिया है? ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दिया है, दोनों का, ये बेंजीन का भी और टोल्यूइन का भी। यानी आपको ये वैल्यू, एक आपको दे दिया P0 B और एक दे दिया P0 E।
यहाँ बी बेंजीन को इंडिकेट कर रहा है, टी टोल्यूइन को इंडिकेट कर रहा है। ये वैल्यू दिया हुआ है 95.1 और ये दिया हुआ है 28.4। आगे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर को? पीएस, यानी आपसे पीएस पूछ रहा है। आगे फिर क्वेश्चन है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज। आपको वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। वेपर फेज में किस चीज से इंडिकेट करते हैं? वाई से, यानी आपको दो चीज निकालना है। पिछले क्लास में आप थ्योरी पढ़े थे, याद कीजिए, पी एस इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, क्योंकि हमने वहाँ लिक्विड को ए और बी माना था। यहाँ पर बेंजीन और टोल्यूइन है तो बी और टी आप माने हैं। पी एस बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स बी इंटू पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू पर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्लस एक्स टी इंटू पी नॉट टी। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? तो सारा वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। पी एस इज इक्वल टू एक्स बी कितना? 0.5, पी नॉट बी कितना? 95 ये है 95 पॉइंट, प्लस एक्स टी कितना? 0.5, तो पी नॉट टी कितना? 28 पॉइंट। बताइए दोनों को गुना करके जोड़ देंगे, बन जाएगा ना? पी एस का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे। और देखो पी एस का जो भी वैल्यू आएगा गुना भाग करने के बाद जो भी आप करेंगे वो कर लेंगे। आप याद कीजिए अगेन, आप याद कीजिए कंबाइंड लॉ एक बताया गया था आपको, रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, जिसमें फॉर्मूला बताया गया था एक्स ए इंटू पी नॉट इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी एस। वहाँ पर एक ही बात था। यहाँ बेंजीन की बात कर रहे हैं हम लोग, बेंजीन का ना मोल फ्रैक्शन निकालना है वेबर फेज में। तो आप ये लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू पी नॉट बेंजीन बराबर वाई बी इंटू, क्लियर है? लिख सकते हैं ये एक्स बी का वैल्यू 0.5, पी नॉट बी 95.1 इज इक्वल टू वाई बी, यही मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है इन वेपर फेज। पी एस का वैल्यू यहाँ तो कुछ निकालिएगा ही ना, वही वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिएगा और यहाँ से वाई बी का वैल्यू निकल। तो चारों को और कोई दिक्कत है? इनका है ये, उतार लीजिए इसको जल्दी। बाकी बनाइएगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं बनाएगा तो पूछना नहीं है।
चेंज करो इसे। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसी पर ना एक्सटेंड होके बहुत सारा फॉर्मूला मिला था। उसी से हम लोग आगे बढ़े तो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आया। ये इसी से संबंधित थ्योरी है, लेकिन ये एक्चुअल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो मात्र चार ही आपको बताया गया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रीडिंग डालिए तो। देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल्टा टीवी से। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात ये कि जैसे आप रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर डायरेक्ट नहीं समझ पाए थे, उससे उससे पहले कई सारा बेसिक बात आप समझे, उसी तरीके से यहाँ भी आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। पहले आपको समझना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट को, तब आपको समझना पड़ेगा फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को, और उसके बाद आप समझेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअल में एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, एलिवेट होना या बढ़ जाना दोनों सेम चीज़ है। इंक्रीज करना ये सब सेम चीज़ है। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मेन टॉपिक ही आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टार लगाइए, सब टॉपिक जो इसके अंतर्गत है ग्रीन डालिए स्टार लगा के। बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं बीपी से। डिनोट किया जाता है बीपी से, और इसको एक सिंबल के रूप में हम लोग टीबी लिखते हैं। लेकिन अभी आप इसको नहीं लिखिएगा, क्योंकि आगे इसका और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बात ये नहीं है। एक्चुअल में बी का मतलब बॉइलिंग और टी का मतलब टेम्परेचर होता है, तो आप इसको बॉइलिंग टेम्परेचर भी कह सकते हैं, लेकिन इसको भी आप इंडिकेट मत कीजिए। हो गया, बॉइलिंग पॉइंट लिख लिए। पहले आप बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। कोई एक आदमी खड़ा होकर बोलिए जो जानता है, और डरिए नहीं, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एजिटेशन, बोलिए। तो किसको किसको पता है बॉइलिंग पॉइंट, बोलिए खड़े होकर। सब पॉइंट लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। यदि हम फर्श पर पानी रख दें, लिक्विड भी तो। बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन। बैठ जाइए। देखो, आप लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अभी तक जो जानते हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप ये जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी का ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर वो लिक्विड बॉईल होने लगता है, और शायद आप यही भूल भी रहे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप गलत नहीं है, आप सही जानते हैं। यही होता है, सच में यही होता है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यदि आप यही चीज़ को डेफिनेशन के रूप में लिख देंगे ना, तो ये आपके स्टैंडर्ड का बात नहीं हो। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पर आप ये बात नहीं बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को अब थोड़ा अलग तरीके से आपको बोलना पड़ेगा।
समझ के। और इसका एक अलग समझ है, साइंटिफिक जो नॉलेज इसका है वो थोड़ा डिफरेंट है। और यह नॉलेज बॉइलिंग पॉइंट से ये और यह नॉलेज वेपर प्रेशर से संबंधित है। तो आप समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट को हम वेपर प्रेशर से कैसे समझाते हैं। और इन बातों को आप थ्योरिटिकली नहीं, आप इन बातों को प्रैक्टिकली समझिए तो ज़्यादा बेहतर फील कीजिएगा। देखो, पिछला कुछ क्लास में जब हम पढ़ रहे थे वेपर प्रेशर, तो आपको वेपर प्रेशर पर टेम्परेचर का एक इफेक्ट पढ़ाया गया था, याद है? जब टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने के कारण वेपोराइजेशन बढ़ जाता है। इसके कारण वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। याद कीजिए, वेपर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता है यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो, और वेपर प्रेशर घटता है यदि टेम्परेचर घटाया जाए। ये बात पहले आप दिमाग में सेट कर लो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेम लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब हम एक बेसिक बात पर जाते हैं जहां पर हम ये समझेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो भी चीज़ हमारे अगल बगल है में कुछ चीज़ लिक्विड यदि है तो वो लिक्विड फेज में क्यों है, इस बात को समझ। जैसे तालाब में पानी है, इसके ऊपरी सरफेस पर बताइए कोई प्रेशर लग रहा होगा कि नहीं? कौन सा प्रेशर लग रहा होगा और कितना लग रहा होगा? ये एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा वो उस पर लग रहा होगा। हम लोग पर भी एक प्रेशर लग रहा है। कौन सा प्रेशर? इस एटमॉस्फेयर में है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां भी है। अर्थ सरफेस पर है तो अर्थ सरफेस प्रेशर, माउंटेन पे चले जाएंगे, ऊंचाई वाले जगह पर चले जाएंगे, वहाँ का जो प्रेशर होगा। तो पहले अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। 1 atm होता है, या फिर आप इसी को 760 ऑफ एच जी भी कह सकते हैं। देखो एक बात समझो, चाहे छोटा बर्तन हो, बड़ा बर्तन हो, या पूरा वायुमंडल हो, एयर हो, गैस जहां भी रहेगा वहां कुछ ना कुछ प्रेशर होगा ही हो। ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर होगा, कम प्रेशर होगा, प्रेशर तो होना ही है। इस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं, वहां भी गैस है, इस एटमॉस्फेयर का भी अपना कुछ प्रेशर होगा। और यही क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कितने के बराबर है? अर्थ नॉर्मल अर्थ सरफेस पर 1 atm के बराबर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ये 760 mm ऑफ एच के बराबर होता है। अच्छा, हम लोग का बॉडी जैसे देखो, अभी हम लोग यहाँ पर जैसे अर्थ सरफेस पर नॉर्मली खड़े हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, आप बैठे हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और आपको इस बात का तनिक भी एहसास नहीं है कि आप पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। लेकिन यही चीज़ आपको फील होने लगेगा यदि आप एरोप्लेन में बैठे हुए और उसकी खिड़की खोल दी जाए, यदि उसका विंडो खोल दिया जाए तो आप महसूस करेंगे कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपके नाक से ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब किसकी वजह से होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने की वजह से। तो आपको समझ में आने लगेगा कि नीचे में जैसा माहौल था वैसा माहौल ऊपर पर नहीं है, और कुछ देर के बाद आप नीचे आने की बजाय ऊपर जा सकते हैं। ये लगातार कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट रह गया। देखो, तो हम लोग पर भी एक प्रेशर लग रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन, एक छोटा सा बर्तन है, उसमें हम पानी लिए, पानी इस तरह से भरा हुआ है, तो यहाँ भी प्रेशर लग रहा है। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना एटीएम? इसे इस सेटअप को आप समझ गए। आप आगे सुनिए। एक्चुअल में ये पानी भी एटमॉस्फेयर पर एक प्रेशर लगा रहा है, तो हम पानी का क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। ये भी तो वेपराइज्ड हो रहा है, ये भी तो गैस को अंदर से बाहर की तरफ भगा रहा है। तो ये पानी वाला जो वेपर है वो एटमॉस्फेयर के पर प्रेशर लगा रहा है, और एटमॉस्फेरिक गैस जो है इस पानी पर प्रेशर लगा। प्रेशर ज्यादा कौन है, वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वेपर प्रेशर ज्यादा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इसी वजह से इस सारे वेपर को वह लिक्विड फेज में रोक के रखे हुए है। अब आप क्या कीजिए, पानी को गर्म करना शुरू। पानी को जैसे ही गर्म करेंगे इसका वेपोराइजेशन तेज होगा, तो इसका वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ने लगेगा।
ये 1 एटीएम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पानी को गर्म करने का। वो 1 एटीएम किसका प्रेशर है? एटमो एटमोस्फेयर का प्रेशर है, यानी उसी को हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर कर रहे हैं। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इस गर्मी का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वाटर के वेपर प्रेशर पर इसका फर्क पड़ेगा। और क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि शुरू में इसका वेपर प्रेशर था 0 एटीएम। अब हम इसको थोड़ा गर्म किए, मान लीजिए शुरू का टेम्परेचर 20 डिग्री सी, में इसका वेपर प्रेशर था 0 एटीएम। अब हम इसको थोड़ा गर्म कर दिए, ये वेपर प्रेशर बढ़ के हो गया कितना, और गर्म, मतलब मान लीजिए 25 डिग्री। फिर हमने 30 इसको, फिर 35 डिग्री सी कर दिया, 50 डिग्री सी कर दिया, 40, ये सॉरी 70, 90, 95 डिग्री सी कर दिया। ये लगातार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी होगा, यदि ये पानी है और आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, नॉर्मल अर्थ सरफेस पर हैं, और जैसे ही आप इसको 100 डिग्री सी की, तो आप देखिएगा कि ये 0.9 से बढ़ के 1 एटीएम के बराबर हो गया। और जैसे ही ये 1 एटीएम के बराबर हुआ, यानी ये किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 1 एटीएम को टच कर लिया, और 1 एटीएम को टच करने के बाद अब आप इसको कितना भी गर्मी दे दो ना, इसका वेपर प्रेशर बढ़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं बढ़ने वाला है? इसलिए बढ़ने वाला नहीं है क्योंकि ये गैस अब यहाँ से, और यहाँ देखिए, ऊपर वाला प्रेशर और नीचे वाला प्रेशर एग्जैक्ट इक्वल है 1 एटीएम पर। अब यदि आप 1 प्लस करते हैं, देखिए 1 से बहुत बड़ा नहीं, स्लाइटली थोड़ा बड़ा कीजिए, आप थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऊपर वाला कम पड़ने लगा, नीचे वाला ज़्यादा होने लगा? ये जो वेपर है, ये सारा का सारा उड़ के एटमोस्फेयर चला जाएगा, तो फिर प्रेशर क्रिएट कौन करेगा? बर्तन में वेपर है ही नहीं, तो प्रेशर कहाँ से क्रिएट होगा? क्रिएट होना था, हो गया। तो इसका ये मतलब है कि आप 1 एटीएम से ज़्यादा अब ऐसी स्थिति, टेम्परेचर को बढ़ा भी लें तो 1 एटीएम का प्रेशर अब होने वाला नहीं है। और जैसे ही आप देखिएगा वो 1 एटीएम हुआ, यहाँ से नीचे से सारा गैस यहाँ निकलेगा कुछ इस तरह से, और ये कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे पानी। इसी को हम लोग बॉइलिंग का प्रोसेस करते हैं, इसी को हम बॉइलिंग कहते हैं। जब गैस अंदर से निकलता है तेजी से, बगल वाले पानी को साइड करते हुए निकलता है, तो लगता है कि कुछ खोल रहा है। उसी को ठेठ भाषा में खोलना कहते हैं, थोड़ा हिंदी बोले तो उसको उबलना कहते हैं, और बॉइलिंग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में वाटर बॉयल होने लगता है, या वाटर क्या, कोई भी लिक्विड बॉयल होने लगता है। लेकिन यदि इस वेपर प्रेशर, यदि टेम्परेचर को आप कम कीजिए, टेम्परेचर को आप जैसे कम किए, वेपर प्रेशर 1 एटीएम से जैसे ही कम होगा, ये तुरंत बॉइलिंग को रोक देगा। क्यों बॉइलिंग को रोक देगा? क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड है वह लिक्विड फेज में, वह गैस में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, एक और बात, जब आप गर्म करेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल, इस भाग का मॉलिक्यूल सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट करेगा? तो इस सरफेस से सटा हुआ है, क्योंकि आप इसको गर्म कर रहे हैं, इसी से ना गर्मी लेके ये हीट हो रहा है। तो वैसी स्थिति में यहाँ से गैस जनरली नहीं भागता है, यानी वेपर, वो वेपर कहाँ से भागता है? नीचे से। गैस का फॉर्मेशन, यानी वेपर का फॉर्मेशन ही यहाँ होता है, बहुत अधिक मात्रा में। और यही गैस लिक्विड को चीरता हुआ निकलता है, तो हमको वो बॉइलिंग का प्रोसेस दिखता है, वो उबलते हुए दिखता है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि यदि आपसे कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे पहले आप ये बताइए, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, और यह टेम्परेचर का वह पॉइंट है जहाँ पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और इसी टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल होने लगता है। यानी आप जो ये कह रहे हैं ना कि वैसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होने लगता है, उसी को बॉइलिंग पॉइंट, ये अब सेकेंडरी बात, प्राइमरी बात ये नहीं है। प्राइमरी बात क्या है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप वो वाला बात नहीं बोलें, पहले आप ये वाला बात बोलेंगे। जब आदमी ये बात नहीं, तब आप उसको बोलेगा अरे ये वही। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए, अब इसका हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और ये आपको लिखना भी पड़ेगा, मतलब ड्रॉ करना पड़ेगा इसको। अभी ये पूरी बात समाप्त नहीं हुई है, पहले पूरा बात समझिए।
इस एक्सिस पर हम लोग लेते हैं टेम्परेचर को, और इस एक्सिस पर हम लोग लेते हैं वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर यानी प्रेशर को हम लेते हैं। अब बताइए, पानी को जब आप गर्म करेंगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बदलेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा। वेपर प्रेशर या प्रेशर कह लो, गैस है वो। तो ऐसी स्थिति में जब वो नहीं बदलेगा, यदि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ग्राफ खींचें, टेम्परेचर के बढ़ने से उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये वाला जो ग्राफ है टेम्परेचर के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा, और हम इसको कितना एटीएम लिखते हैं? 1 एटीएम। क्लियर है ये? अब देखो, यहाँ पानी गर्म हो रहा है, हम जब इसको गर्म कर रहे हैं तो इसके वेपर प्रेशर पर असर पड़ रहा है इस टेम्परेचर का, लेकिन इसके गर्म करने से पूरे एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं पड़ रहा है कि इतना कम अमाउंट में हम हीट दे रहे हैं, इतना बड़ा वायुमंडल को क्या असर पड़ेगा इस चीज़। तो ऐसी स्थिति में उसको हमने कौन कर दिया। आज के बाद किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात करेंगे और टेम्परेचर से उसको जोड़ेंगे, तो वो टेम्परेचर से हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाला नहीं है। वह 1 एटीएम था, 1 एटीएम है, और 1 एटीएम। तो ये ग्राफ हमेशा वो आएगा। अब आइए वेपर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर यदि है तो कुछ ना कुछ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका वेपर प्रेशर, अपना वेपर प्रेशर होगा ही। जैसे बताइए, ये यदि लिक्विड है अभी, तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा ही। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होता है। तो मान लीजिए इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतना। अब यहां से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी लिक्विड का बढ़ेगा। अब जैसे ही हम इसको बढ़ाना शुरू किए, बढ़ना शुरू, एक स्थिति ऐसी आएगी जब वह 1 एटीएम को टच करे। मान लीजिए यहाँ पर आके टच किया, जैसे ही वह वेपर प्रेशर 1 एटीएम को टच किया, लिक्विड यहाँ पर बॉयल हो जाएगा। क्योंकि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में इक्वल हो गया, और जब ये दोनों इक्वल हो जाए तभी कोई लिक्विड बॉयल होगा। आप क्या कीजिए, की जगह पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए नीचे की डायरेक्शन में। ये जो पॉइंट आपको मिला, यह एक टेम्परेचर का ही ना पॉइंट है। इसे आप टेम्परेचर लिए हैं। इसी को हम इसी को हम लोग कहते हैं नॉट बी। यहाँ पर नोट किस लिए? इस चैप्टर में नोट का सिम नोट जब भी आएगा तो वो प्योर सब्सटेंस के लिए। ई किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। और बी किसके लिए? बॉइलिंग के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ऐसे टी नोट बी को हम, टीवी को पहले समझिए, इसको बोलेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर, और नोट लग गया प्योर प्योर लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर। तो आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, किसको? टी नॉट बी को आप कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, या कह सकते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर लिक्विड। क्लियर है ये? समझ में है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आप एक चीज याद कीजिए, आपको हमने कहा था कि वेपर प्रेशर इस चैप्टर का सेंटर है। आपको कोई भी कंसेप्ट हम समझाएंगे तो उसमें वेपर प्रेशर की मदद से ही समझाएंगे। देखिए, आज बॉइलिंग पॉइंट समझा रहे हैं, वेपर प्रेशर की मदद से समझा रहे हैं। कल के डेट में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझाएंगे, वेपर प्रेशर की मदद से समझाएंगे। उसका सारा लॉ वेपर प्रेशर की मदद से चलेगा। वेपर प्रेशर अब डायरेक्ट कहीं आए या ना आए, इनडायरेक्ट वे में हर जगह रहेगा इस चैप्टर में। इसलिए वेपर प्रेशर उस समय समझना जरूरी था, बॉइल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए बॉइलिंग पॉइंट
लिखिए तो टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड becomes equal to external pressure or atmospheric pressure is called बॉइलिंग पॉइंट। का पूरा पंचायत यहीं ला दिया है। बोलिए समझ में आया? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ये टॉपिक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अभी हेडिंग डाल रहे हैं आप, क्योंकि आप इसी से समझ पाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और क्यों इंपॉर्टेंट है उसका एक एग्जांपल बताए, एक एग्जांपल से आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता है। कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्या है? किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। प्रेशर कुकर में खाना यदि प्रेशर की वजह से जल्दी पकता है तो अब एक काम करते हैं, साइकिल में हवा देने वाला पंप होता है ना, उसे भर देते हैं हवा कर करा के, साइड से प्रेशर बढ़ जाएगा, खाना भी जल्दी पक जाएगा। होता है ऐसा क्या? ऐसा होगा कभी? प्रेशर कुकर में खाना प्रेशर की वजह से जल्दी पकता है, लेकिन वो, सॉरी, टेम्परेचर की वजह से जल्दी पकता है, लेकिन वो टेम्परेचर कहाँ से राइज कर जाता है, इन सब बातों को आप इसी टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे, बॉइलिंग पॉइंट से। बताइए इसको। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है ये भी आप पूरी तरह से सही नहीं जानते। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम 110 भी ले सकते हैं, हम 120 भी ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट आप 100 डिग्री से आप रट के रखें हमें, यह पूर्ण रूप से सही बात नहीं है। इन सब को डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्लास इंपॉर्टेंट होगा। हाँ सुनो इधर, क्लास आज से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? तो बार बार फोन करके पूछने की जरूरत नहीं कि क्लास होगी नहीं होगी, क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है।